हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और देखिए, हम बात कर रहे हैं जो नए साथी आज जुड़ेंगे क्लास से हमारी, उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, हमने शुरुआत की थी मध्यकालीन भारत की, जो अभी हमारे देखिए ये सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक होता है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में आपको हिस्ट्री आनी ही आनी है। तो हम करते क्या है कि एक बार ये हिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं मध्यकालीन भारत का, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हर एक टॉपिक को पूरी तरीके से बात कर लेंगे कि जो है हमारा कोई भी अगर इससे प्रश्न बनता है, देखिए ये हर परीक्षाओं के लिए, ठीक है, तो वो बाहर ना जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मध्यकालीन भारत में। और देखिए, शुरुआत हमने, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक मिनट, शुरुआत हमने की थी 712 ईस्वी से। 712 ईस्वी जब कासिम आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? कासिम आक्रमण करता है। वहाँ आपको याद होगा ये कहानी सबसे पहली क्लास में हमने बात की थी। आप पीछे की क्लासें देखिएगा, बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं इसकी। जब हमने बात की थी, दाहिर राजा होता है, एक बेड़ा जा रहा होता है जहाज़ का, और देवल थट्टा में उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ईरान के लिए वो जा रहा होता है जहाज़, उसमें काफ़ी सारा सोना चांदी होता है, और श्रीलंका के शासक ने भेजा था, है ना, ईरान के लिए, क्योंकि वो लोग आपस में व्यापार करते थे। और थट्टा में जो है लुटेरों ने लूटा था। फिर हमने आपको बताया था कि दाहिर के पास पत्र आता है कि आप इन पर कार्रवाई करिए, लेकिन दाहिर कार्रवाई नहीं करता है, तो वो लोग अपना कार्रवाई कर देते हैं, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, हम करते हैं। फिर इसको भेजा था, इसने आक्रमण किया भाई। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। अरबों का आक्रमण, है ना, पहले बात की अरबों का आक्रमण। उसके बाद भाई हमने आपको बताया था कि जो है तुर्क आक्रमण हुए भारत पर। उसके बाद सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सुबक्तगीन ने आक्रमण किया था ना, सुबक्तगीन को पढ़ चुके हम लोग। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था किसको? गजनवी को, सबसे ज़्यादा भारत पर आक्रमण करने वाला, है ना, भारत पर 17 बार। मतलब प्रश्न इससे ये बनता है कि भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करने वाला, तो ये गजनवी की बात की थी। उसके बाद आया, पढ़े थे हम लोग गौरी की, है ना, गौरी की बात हमने की थी। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध याद आ गया आपको, और चंदावर का युद्ध। ये 3 युद्ध जब इसका नाम ले तो आपको याद आ जाने चाहिए। 1192, 93 और 94। ठीक है, समझ में आ रही भाई चीज़ें? देखिए, एकदम धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसी के बाद हमने बात की थी कि जब ये चंदावर का युद्ध लड़ता है 1194 में, तो अपने एक गुलाम होता है क्या, जिसका नाम होता है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसको क्या करता है कि जो ये बल अहिद की उपाधि देकर, किसकी उपाधि? बल अहिद की उपाधि देकर इसको जो है गद्दी पर बैठा देता है। मतलब भारत की, जब भाई इस गढ़वाल को पराजित किया तो इसने गद्दी पर इसको बैठा दिया अपने गुलाम को, और ये फिर वापस चला गया, जहाँ से आया ये वापस चला गया। होता क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब ढंग से नहीं चला पाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये वापस आता है, लेकिन वापस आते हुए खोखरों से जाट होते हैं, वो इसको मार देते हैं भाई, मार देते हैं। फिर क्या करता है, ये जो होता है, ये बोलता है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत ही दयावान शासक होता है। हातिम ताइस, मलिक एम सिपह सलाहकार, लाख बख्श, ये सारी इसकी उपाधियाँ हैं, बात कर चुके हैं पूरी प्रॉपर। तो अब होता है क्या है भाई कि यह जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कब करता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है, यहीं से चालू हो जाता है। और गुलाम वंश, है ना, दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करता है भाई। और इसकी पूरी बात हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए, चलिए पूरा भूमिका बनाते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। समझ में है ना कहाँ से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं? ये सारी चीज़ों की बात इसलिए हम कर रहे हैं, देखिए इससे क्रम व्यवस्थित करने वाला आ जाता है ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत में, जैसे मान लीजिए 4 नाम आपको दिए गए, चलिए हम देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक प्रश्न है, 4 नाम, है ना, गौरी, गजनवी और कासिम और ये सुबक्तगीन। अभी हमने आपको बताया, और इसका जवाब सब लोग देंगे ना, नहीं फिर लठ बच जाएगा भैया, यहीं पे आज मैटर हो ही जाएगा। ये 4 नाम हमने आपको दिए। चलिए बताइएगा कि इसमें सबसे पहले आक्रमण किसने किया? अभी हमने आपको बताया सबसे पहले आक्रमण किसने किया, मतलब इसको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आ जाएगा कि भारत में इन चारों में से सबसे पहले आक्रमण किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, और फिर किसने किया। तो सबसे पहले अभी हमने आपको बताया ना कि सबसे पहले इसने किया,
1 नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका नाम लिखा हमने। उसके बाद इन 4 नामों की बात कर रहे हैं हम, इसके बीच में जो आक्रमण हुए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, प्रश्न में जो 4 नाम लिखे गए उनकी बात हम कर रहे हैं, है ना। दूसरे नंबर पे इसका नाम लिखा, तीसरे पे ये और चौथे पे ये, तो क्रम हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। नहीं गलत कर दिया यार, पहले नंबर पर आक्रमण ये किया ना, तो अब इसमें बनेगा जैसे क्रम व्यवस्थित करने के लिए आएगा, तो पहले 1 नंबर आएगा, सॉरी पहले आएगा तीसरा नंबर, फिर आएगा दूसरा नंबर, फिर आएगा कौन सा दूसरा, सॉरी पहले तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ये हो जाएगा 34 21 हमारा क्रम, है ना। ये तो हमने आपको बताया कि पहले किसने आक्रमण किया, क्या किया, समझ में आया ना। ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने बताया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कहाँ पे होती है, दिल्ली में कौन का, उसका जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश होता है गुलाम वंश, उसकी स्थापना कौन करता है, तो करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। देखिए इसमें 5 राजवंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, और इसका जो शासनकाल चलता है 1206 से 1526 तक। उसके बाद फिर ये समाप्त हो जाता है। लगभग 300 साल दिल्ली सल्तनत रहता है। धीरे धीरे हम आपको पढ़ा रहे हैं, चीज़ें तेज भी हो सकती हैं, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, चाहिए तेज चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। इसमें कुल राजवंश हुए 5, कितने 5 वंश हुए या राजवंश हुए, 5 वंश हुए। उनका कभी कभी आपसे क्रम पूछ लेगा, कभी कभी आपसे उनका जो है क्रम का कहने का मतलब क्रम में पूछ लेगा कि पहले कौन सा राजवंश और उसके बाद कौन सा राजवंश हुआ। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि आप जो है इनका शासनकाल बताइए कि कब से किसका शासनकाल हुआ, कितने वर्ष का शासनकाल हुआ, तो उन सब की बात करते हैं। 5 राजवंश हुए मेरे भाई, ठीक है। समझ में आनी चाहिए चीज़ यार। देखो इसका पहला वंश होता है गुलाम वंश, ठीक है भाई, गुलाम वंश। और या किस कब से कब तक होता है, तो 1206 से लेके 1290 तक चलता है। और ऐसे नहीं समझ में आएगा यार, अब पूरा बनवा ही देते हैं नोट्स, इसको जरूर लिख लीजिएगा। देखिए ये लिख लीजिएगा इधर वंश, इधर लिख लीजिएगा शासनकाल, राइटिंग समझ में आ रही ना, और इधर लिख लीजिएगा आप संस्थापक, संस्थापक। तो पहला वंश इसका होता है गुलाम वंश, लिखिएगा, है ना। ये चीज़ें तो आपको लिखनी पड़ेंगी। गुलाम वंश होता है, बताया स्थापना आपकी कब से हुई, तो यह 1206 से लेकर के चलता है 1290 ईस्वी तक। ये एक वंश होता है गुलाम वंश। इस पे जो शासक हुए, है ना, उन लोगों ने राज्य किया जब तक इनसे पटरी खाती गई, सब कुछ होता गया, राज करते गए। उसके बाद कोई नए मूर्खा व्यक्ति आया, हटा दिया, चल भाई अब इधर अपना राजा, इधर सारा पार्टी अपनी होगी ना, वही इलेक्शन वाला सिस्टम है, जब तक चल रहा। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो है संस्थापक हुआ भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यार इसमें बड़ी छोटी लग गई है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा उसमें आपको लिखने के लिए नहीं आएगा कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक लिखिए, उसमें केवल आपको लिखने के लिए आए, टिक करिए सही आता हो आपको। संस्थापक ये हुआ। दूसरा राजवंश खिलजी वंश, कौन सा वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला, बताओ भाई जल्दी बताओ, चलो बताओ, विनोद कहाँ हो, कितना 1290 से लेकर के 1320 तक। और कब इसका संस्थापक, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो धड़ाम से मारेंगे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का नाम आया, अलाउद्दीन खिलजी लगा दो भाई, सोचना नहीं, कुछ करना है नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ढूंढो, ऑप्शन भी और नहीं ढूंढना, अलाउद्दीन खिलजी दिखा, मारो आगे बढ़ो। यार इतना हलवा क्वेश्चन दे दिया, समझ में नहीं आता। तो जो चीज़ देखने में जैसी होती है वो वैसी कभी नहीं होती भाई, समझ में आया ना। तो समझ लीजिएगा, जो चीज़ देखने में अगर अच्छी है तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ कांड है उसके पीछे, तभी वो इतना अच्छी दिख रही है। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, और संस्थापक भाई मेरे होता है इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक होता है। लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, आपको बहुत ज़्यादा काम देंगी ये सारी चीज़ें। पहला राजवंश, दूसरा राजवंश, तीसरा राजवंश कौन सा होता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसका शासनकाल कितना होता है, 1320 से लेकर के 1414 तक, और संस्थापक होता है इसका गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक कौन होता है भाई, गयासुद्दीन तुगलक। और अगला शासक, अगला राजवंश होता है सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश होता है।
1400 लेकर के 1451 ईस्वी तक संस्थापक खिज्र खां, संस्थापक खिज्र खां। भाई अंतिम होता है इसका लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। 1451 से लेकर के 1526 तक। और शासन अगर संस्थापक इसका बहलोल लोधी। कौन होता है? बहलोल लोधी संस्थापक होता है। ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, इनसे कभी कभी आपका क्रम पूछ लिया जाता है। कभी कभी दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजवंश अंतिम राजवंश रहा, पहला राजवंश रहा, द्वितीय राजवंश रहा, तृतीय राजवंश रहा, इस तरीके के घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। भाई इतनी गर्मी में यार देखिए, है ना, फैन लगा हुआ है सर पे लेकिन चला नहीं सकते, आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो एसी वाली सुविधा तो है नहीं यार, है ना, अभी इतना तो हो नहीं गया। चलिए एसी में रहना भी नहीं है, क्या है यार, जीवन मिला है, पसीना बहाते रहो, क्या दिक्कत है। तो भाई ठीक है, गुलाम वंश सबसे पहला रहा 1206 से 1290 ईस्वी तक। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। भाई इसमें देखिए सबसे छोटा, हाँ एक प्रश्न और लिखिएगा, इसी में आप जगह हो तो लिख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा राजवंश, सबसे छोटा राजवंश मतलब सबसे छोटा शासनकाल खिलजियों का होता है, और सबसे बड़ा शासनकाल तुगलक वंश का होता है। सबसे बड़ा शासनकाल, सबसे छोटा शासनकाल। पहला प्रश्न आपसे ये बन जाएगा। सबसे ज़्यादा राजा किस वंश में हुए? तो लिख लीजिएगा गुलाम वंश में राजा 11 कुल शासक हुए। कुल शासकों की संख्या 11 है। खिलजी वंश में 5 है भाई, और तुगलक वंश में 9 शासक हैं। ठीक है, इन तीनों की बात हम लोग कर चुके हैं, तीनों राजवंश हमने ख़त्म कर दिए हैं, सारी एक एक बात हमने की है। और आप ऑब्जेक्टिव या आप बहुकल्पी प्रश्न जो भी आप लगाइएगा, क्विज वगैरह अगर हिस्ट्री की आती हैं अलग से, उसमें आपका इन 3 वंश के करिएगा आप। अगर कोई क्वेश्चन बाहर जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए सैयद वंश की बात हमें करनी है, तो आज शुरुआत करेंगे हम किसकी? सैयद वंश की। देखिए इसकी बात हमें करेंगे, उसके बाद फिर लोधी वंश, और फिर ये दिल्ली सल्तनत खत्म। आप अगर कहेंगे तो आगे की बात करेंगे मुगल वंश की, नहीं तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा होगा, लेकिन वैसे हमें पता है कोई कुछ कहेगा नहीं, जो हमें अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। तो चलिए फिर हो गए, सारी चीज़ें समझ में आ गई भाई। 11 राजा इसमें हुए गुलाम वंश में, 5 इसमें, 9 इसमें। सबसे बड़ा शासनकाल तुगलक वंश का, सबसे छोटा गुलाम वंश का। सैयद वंश की बात करनी है, और लोधी वंश की 2 शासनकाल बचे हुए, फिर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज बात करते हैं हम सैयद वंश का। देखिए चलिए बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश, 1 मिनट के लिए समय दीजिएगा, सारी चीजें आपके लिए विजिबल है कि नहीं। बहुत भारी मिस्टेक हो गया यार, ये चीजें तो आपको दिख ही नहीं रही थी, ज्यादा ऊपर लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा आप सैयद वंश। सैयद वंश की बात करनी है भाई हमें। पहला प्रश्न इससे आपसे ये पूछा जाएगा शासनकाल इसका, तो लिखिएगा शासनकाल। शासनकाल इसका 1414 से लेकर के, शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। संस्थापक आपसे पूछ लिया जाता है, संस्थापक खिज्र खां, संस्थापक होता है इसका खिज्र खां। चलिए देखिए, बात हम कर रहे थे तुगलक वंश की, थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे फिर आगे की बात करते हैं। देखिए हमने बात की थी तुगलक वंश में, और उसमें नासिरुद्दीन महमूद शाह के जो शासनकाल में हमने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के अंत से ही दिल्ली सल्तनत का पतन मान लिया जाता है। कई सारे राजा उसके बाद बनते हैं, लेकिन राजाओं में वो बात नहीं होती है कि वो अपनी सत्ता आगे बढ़ा पाएँ, तो वहीं से दिल्ली सल्तनत का पतन मान लिया जाता है। और फिर आक्रमण होता है, मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक होता है तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है दिल्ली सल्तनत पे। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग आक्रमण करता है। देखिए आक्रमण करने का कारण क्या था कि खिज्र खां की नज़र इसमें थी दिल्ली सल्तनत पे ना। ये भी खिज्र खां जो है ये भी राजा शासक बनना चाहता था, मतलब दिल्ली सल्तनत पे राज करना चाहता था। अब राज करना चाहता था यार, इसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि जो है ये कैसे मतलब आक्रमण करके जीत सके और राजा बन सके। अब जब इतनी शक्ति नहीं थी तो करेगा क्या, और राजा बनना में वहाँ का शासन अपना स्थापित करना है। फिर इसने तैमूर लंग
तैमूरलंग से बात किया, उसने बोला ठीक है भाई, शक्तिशाली शासक था वो, उसको क्या है, लूटना है, अपना धन कमाना है। तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने आक्रमण किया और 3 जो पहले पूरा प्रांत एक ही था और जीता इसने। और सहयोगी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि तैमूरलंग का सहयोगी कौन होता है, तो खिज़र खां। तैमूरलंग ने जीता, आक्रमण किया, सब कुछ जीत के जब वापस जा रहा होता है तो इसको मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी दे देता है वापस जाते वक्त, क्योंकि भाई इसने इसका सहयोग किया है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसको 3 चीज़ें दी, मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी दे दी। और सूबेदारी देने के बाद फिर वापस चला जाता है वो। देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसके जो पिता होते हैं मलिक सुलेमान, इसके पिता का नाम होता है किसके, खिज़र खां के, ठीक है। इसके पिता का नाम है मलिक सुलेमान, मलिक सुलेमान, ये इनके पिताजी हैं, किसके, खिज़र खां के, यही नाम है ना, मलिक सुलेमान। हाँ, मलिक सुलेमान इनके पिता का नाम है। और ये जो है मुल्तान के सूबेदार हैं, मुल्तान के सूबेदार होते हैं, मुल्तान के सूबेदार हैं। और यह जो है मलिक सुलेमान जो है, अभी मलिक सुलेमान इसके पिता का नाम है, कहाँ के सूबेदार हैं, मुल्तान के सूबेदार हैं। और ये याद रखिएगा FST के शासनकाल में दिल्ली आते हैं, किसके, फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में दिल्ली आते हैं। और दिल्ली आने के बाद एक व्यक्ति होता है नासिर उल मलिक मर्दान, नासिर उल मलिक मर्दान के यहाँ ये कार्य करते हैं, ठीक है। नासिर उल मलिक मर्दान के यहाँ कार्य करते हैं, कार्य करने से मतलब कह सकते हैं कि नौकरी करते हैं, इसके यहाँ नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं इसके पिताजी। तो यह भी भाई पिताजी यही हैं। तो खिज़र खां भी आया होगा, यही से इसका लालच होता है कि दिल्ली सल्तनत में से राज करना है। और यह सहयोग करता है खिज़र खां का। और खिज़र खां 1398 में आक्रमण करता है नासिरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश में, और वहीं से दिल्ली कह सकते हैं तुगलक वंश का पतन और दिल्ली सल्तनत का भी पतन वहीं से मान लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में, और फिर जब वापस जा रहा होता है तो इसको 3 जगह की सूबेदारी देके जाता है, मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी देके जाता है। और खिज़र खां को फिर जब सूबेदारी देके जाता है, उसके बाद फिर लास्ट में 1414 ईस्वी में खिज़र खां आक्रमण करके, जो अंतिम शासक होता है तुगलक वंश का, उसका पराजित करके और दिल्ली सल्तनत में स्थापना कर देता है किसकी, सैयद वंश की। सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां होता है। इसने जो है क्या किया, कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। पहला क्वेश्चन तो आप यही याद रखिएगा कि इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी नहीं धारण नहीं की। तैमूर का पुत्र होता है शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करता है, कौन, खिज़र खां। क्योंकि देखिए तैमूरलंग के क्योंकि बहुत ज़्यादा मानता है उसको, भाई अब मानना पड़ेगा ही, नहीं मानेंगे तो फिर से वापस आ जाएंगे ना वो। अभी उनके ऊपर आक्रमण किया, अभी आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। तो यही होता है, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया जाता है। आपसे साधारण सा प्रश्न बनेगा कि खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण की या नहीं की, किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, तो चीज़ें समझ में आई। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत-ए-आला या रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। रैयत-ए-आला का अर्थ होता है प्रजा का स्वामी। उसकी उपाधि धारण करके यह राजा बनता है और शासक करता है। और उसके बाद ज़्यादा दिनों तक यह राजा बनता नहीं है, 7 साल तक ही राज करता है दिल्ली पर। और उसके बाद 20 मई 1421 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं से इसका समापन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपको समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ें आप ऐसे बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, नहीं अब लिखने की बारी है तो फिर धर धर लिख के क्लास को समाप्त करते हैं भाई, ठीक है। फिर चलिए ख़त्म करते हैं इसको आज। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो है सैयद वंश में एकमात्र दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश जिस पर शिया अनुयायियों ने शासक किया। ये सैयद वंश के जो ये शासक है खिज़र खां, ये शिया है ना, मतलब दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र सल्तनत काल में एकमात्र शिया अनुयायी कौन होते हैं, यही कौन से वंश के, सैयद वंश के। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की। हाँ, और 2-3 चीज़ें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो इसने हमने आपको बताया कि प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, कभी अपने नाम के सिक्के जारी नहीं करता है। ये सिक्के चलाने का मतलब तुगलक वंश के सिक्के जारी रखता है। इसके बाद जो शासक बनेगा मुबारक शाह, वह जो है खतरनाक होता है। उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, तुगलक वंश के सिक्के हटा दिए और अपने नाम के सिक्के जारी करके पूरा कार्य करता है। तो इसके बारे में उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। खिज़र खां बहुत ही आसान है, लिख लीजिएगा अगर आप ये लिखना चाहते हैं, नहीं फिर आगे की शुरुआत करते हैं। जल्दी से करिएगा भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, संस्थापक खिज़र खां, पिता मलिक सुलेमान, मुल्तान के सूबेदार होते हैं, इसके यहाँ कार्य करते हैं। फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में दिल्ली आते हैं। अब बात करते हैं किसकी, खिज़र खां की।
सैयद वंश संस्थापक खिज्र खां, लिख लीजिएगा खिज्र खां। एक मिनट, खिज्र खां कब से कब तक, 14 से 1400 लेकर के 1421 ईस्वी तक राजा रहता है, ज़्यादा दिनों तक नहीं। इसी की बात हमें करनी है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया अनुयायी, एकमात्र शिया अनुयायी। जैसे हमने बात की थी कि कैराना तुर्क होते हैं, तुगलक वंश के जो भी राजा हुए, जो भी शासक हुए, वो कैसे कैराना तुर्क होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक यही है यार, इसको मत भूल जाना भाई मेरे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए, तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। खिज्र खां की बात कर रहे हैं भाई, कार्य किया। और इसको जो है यहीं से लिख लीजिएगा, तैमूर वापस जाते वक्त किसकी किसकी, तो लिखिएगा मुल्तान, लाहौर और किसकी दी थी, दीपालपुर की सूबेदारी दी, दीपालपुर की सूबेदारी दी। अगला लिख लीजिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, एक तो यही हो जाएगा। रैयत ए आला, मतलब प्रजा का स्वामी, प्रजा का स्वामी की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। अगला लिख लीजिएगा, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाएं, सिक्के नहीं चलवाएं। तुगलक वंश के ही सिक्के जारी रखें। माइक यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तुगलक वंश के सिक्के, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाएं। तुगलक वंश के सिक्के जारी रखें। और नीचे आपको दिखेगा इसके जी भाई, कहीं पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुगलक वंश के सिक्के जारी रखिए। अगला लिख लीजिएगा आप, 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ में आ गई ना, बस इतना ही छोटा है ये खिज्र खां। पूछा जाएगा ज़्यादा से, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन सा होता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुल्तान की उपाधि इसने धारण की या नहीं की, किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, और क्या पूछा जा सकता है भाई, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इतना ही है, और कोई पॉइंट हो इससे तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए फिर क्लास को समाप्त किया जाए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, आप क्लास को करिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं इस तरह समझ में आती है तो आप हमसे बताइए। ठीक है, फिर आगे की बातें कल करेंगे, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आगे बढ़ाते रहिए, है ना। आपके
तो जैसा आपको लगे वैसा करिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।